तो हम लोग जो है एडजॉर्प्शन की पढ़ाई कर रहे थे। तो एडजॉर्प्शन में हम लोग कल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन डिस्कस किए। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है ना। सो टुडे वी डिस्कस द फैक्टर। व्हाट आर द फैक्टर? फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स the extent of adsorption of a gas on solid surface of adsorbent surface of adsorbent। ठीक है ना। मतलब क्या हो गया कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज का? फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब हुआ कि कितना एडजॉर्प्शन होगा, गैस का एडजॉर्प्शन सॉलिड सरफेस के ऊपर कितना होगा, ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। एडजॉर्बेंट, सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर गैसियस एडजॉर्बेट कितना चिपकेगा, कितना एडजॉर्ब होगा। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस, ये पहला फैक्टर। इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। नेचर ऑफ द गैस सबसे पहला फैक्टर है, नेचर ऑफ द गैस। ये फैक्टर में क्या है? नेचर ऑफ द गैस में हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा हाईली लिक्विफाइबल गैस होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। यानी वैसा गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो बहुत सिंपल फैक्टर है, कल हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई रहेगा, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो एडजॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लिक्विफिकेशन उसका आसानी से होगा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विफिकेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और लिक्विफिकेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो नेचर ऑफ द गैस में हमको मेनली देखना क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर को। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर को देखना है। क्रिटिकल टेम्परेचर से ही हमको पता चलेगा कि एडजॉर्प्शन कितना होगा। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वो गैस लिक्विफाइबल होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर को देखना है और लिक्विफैक्शन को देखना है। लिक्विफैक्शन को, जितना ज़्यादा लिक्विफाइबल होगा उतना ज़्यादा गैस जो है चिपकेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा उस गैस का एडजॉर्प्शन होगा। तो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर वुड बी द लिक्विफिकेशन एंड हायर वुड बी द एडजॉर्प्शन। अगर ये बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये घट गया तो ये घट जाएगा तो एडजॉर्प्शन भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फैक्टर। ठीक है, दूसरा होगा फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट। नेचर, गैस का मतलब, यहाँ पर गैस का मतलब क्या हुआ? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, हम लोग अभी एडजॉर्बेंट का बात की। अब हम लोग करेंगे नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्बेंट जो होगा, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द गैस में ये तो एक चीज़ देखवे किए हैं, और जो है इसमें तो दो तरह का एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन वहाँ पर होगा जहाँ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है।
ठीक है। और जहाँ पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनने का संभावना रहेगा तो वहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। ये हो गया हमारा नेचर ऑफ द गैस। तो गैस दो तरह का होगा, कुछ गैस है जो केमिकल बॉन्ड डेवलप कर लेगा तो वहाँ केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, इसको केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। और कुछ गैस है जो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डेवलप कर पाता है तो उस जगह वो हो गया फिजिसॉर्प्शन। ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट। अच्छा, नेचर ऑफ द गैस तो हम लोग पढ़ लिए, पहले भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट मतलब एडजॉर्बेंट का नेचर क्या है ये पढ़ना है ना। नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट मतलब एडजॉर्बेंट फाइनली डिवाइडेड है कि नहीं। अगर एडजॉर्बेंट जो है पाउडर्ड फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म में है तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में है तो भी ज़्यादा होगा। फाइनली डिवाइडेड है फॉर्म में है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में है, दोनों ही केस में जो है एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान से देखना चाहिए, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कोयला के खदान में या किसी भी तरह के माइनिंग में मजदूर काम करने के लिए नीचे जाता है, एक्सपर्ट भी नीचे जाता है, तो वो गैस का मास्क लगाता है। उस गैस मास्क में क्या रहता है, उस गैस मास्क में चारकोल पाउडर रहता है। चारकोल पाउडर ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि चारकोल पाउडर का क्या कैरेक्टर है कि उसके ऊपर जो गैस है, जो हाईली लिक्विफाइबल गैस होता है वही चिपकता है, लो है ना, लेस लिक्विफाइबल गैस नहीं चिपक। अगर एक ही जगह हाईली लिक्विफाइबल और लेस लिक्विफाइबल गैस दोनों अवेलेबल रहेगा तो हाईली लिक्विफाइबल गैस ही सिर्फ चिपकेगा। और दूसरा एक सिग्निफिकेंट चीज़ ये है कि जितना भी पॉइजनस गैस है वो हाईली लिक्विफाइबल होता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक गैस हो गया, अमोनिया गैस हो गया, मीथेन गैस हो गया, ये सब क्या है कि पॉइजनस गैस है। ये सब क्या है, पॉइजनस गैस है। और पॉइजनस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा जो है पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीथेन गैस, ये सारा गैसेस जो होता है ये सबका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। ये सबका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए वो हाईली लिक्विफाइबल होता है। और जो हाईली लिक्विफाइबल गैस होता है ना, वो चारकोल पाउडर के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। और जितना भी हाईली लिक्विफाइबल गैस होता है वो जनरली पॉइजनस इन नेचर है। इसीलिए जो गैस मास्क बनता है उस गैस मास्क में चारकोल पाउडर दिया जाता है, क्योंकि चारकोल पाउडर के ऊपर, चारकोल पाउडर क्यों दिया जाता है, पाउडर फॉर्म में रहेगा, फाइन ग्राइंड फॉर्म में रहेगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया के ऊपर ज़्यादा होने के कारण उस पर ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर नेचर हो गया कि अगर ग्रेफाइट ले रहे हैं, ग्रेफाइट का पाउडर, चारकोल का पाउडर ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो है एडजॉर्प्शन हाईली लिक्विफाइबल गैसेस का ज़्यादा होता है। लेस लिक्विफाइबल जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब नहीं चिपकेगा। ठीक है। तो इसीलिए नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चारकोल। और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि हमको ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये सब का भी एडजॉर्प्शन कराना है, तो फिर उस मास्क में हमको निकेल और पैलेडियम यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल डाल देंगे तो वो भी एडजॉर्ब हो सकता है। लेकिन उस क्योंकि ये सब पॉइजनस गैस होता नहीं है तो हम लोग एडजॉर्ब कराने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे हमको अगर ज़रूरत है हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कराना है, ऑक्सीजन को एडजॉर्ब कराना है, नाइट्रोजन को एडजॉर्ब कराना है, ये सब क्या है, लेस लिक्विफाइबल है, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है वो लेस लिक्विफाइबल होता है। और लेस लिक्विफाइबल गैस जो होता है चारकोल पाउडर के ऊपर एडजॉर्ब नहीं होगा, तो उसके लिए अलग चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, मेटल का सरफेस चाहिए, खास करके डी ब्लॉक एलिमेंट का। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो मेटल होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके साथ इसका पेयरिंग हो जाता है, फिर उसके ऊपर केमिकल बॉन्ड डेवलप कर लेता है। तो इसलिए ये सब के लिए चाहिए मेटल का सरफेस। जबकि पॉइजनस गैस के लिए
हमको चाहिए चारकोल पाउडर चाहिए, चारकोल पाउडर पर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजॉर्बेंट कौन सा है, मेटल है कि चारकोल पाउडर है कि सिलिका जेल है। जैसे सिलिका जेल है उसके ऊपर मॉइस्चर एडजॉर्ब हो जाएगा, सिलिका जेल जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जेल, सिलिका जेल है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिलिका जेल। उसके ऊपर क्या होता है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, सिलिका जेल है ना, इसके ऊपर मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद चारकोल पाउडर, चारकोल पाउडर रहेगा जिस पर पॉइजनस गैस एब्जॉर्ब होता है। पॉइजनस गैस, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, पॉइजनस गैस एब्जॉर्ब होता है। पॉइजनस गैस में एग्जांपल जैसे दे सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, NH3, ये सब एब्जॉर्ब होता है पॉइजनस गैस, है ना। मीथेन गैस, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिलिका जेल के ऊपर मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है। और मेटल सरफेस है ना, मेटल डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक मेटल सरफेस अगर है तो उस पर कौन सा होगा, लेस लिक्विफाइबल गैस जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब एडजॉर्ब होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो तीनों जगह एडजॉर्बेंट डिफरेंट है। यहाँ सिलिका जेल है, यहाँ चारकोल पाउडर है, यहाँ डी ब्लॉक मेटल सरफेस है, ठीक है ना। तो तीनों जगह क्या है, ये एडजॉर्बेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट चीज़ों का एडजॉर्प्शन हुआ है। इसलिए इम्पोर्टेंस किसका है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड। तीसरा चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, स्पेसिफिक एरिया मतलब सरफेस एरिया, स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड, स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। ये जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड है, ठीक है, इस चीज को देखना पड़ेगा। स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड क्या है, वो एरिया जहाँ पर की एडजॉर्प्शन होता है, यानी वो सरफेस एरिया जहाँ पर एडजॉर्प्शन होता है, यानी पोर्शन ऑफ द एरिया, पोर्शन ऑफ द एरिया, पोर्शन ऑफ द सरफेस एरिया वेयर एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो ये दोनों का मिला जुला इम्पैक्ट ही है। इसी में हम डिस्कस कर दिए स्पेसिफिक एरिया के पाउडर ड्रॉप फॉर्म में रहेगा, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में रहेगा तो ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब हुआ कि वो एडजॉर्बेंट किस मटेरियल से बना हुआ है, सिलिका जेल से बना हुआ है तो मॉइस्चर एडजॉर्ब होगा। अगर चारकोल पाउडर से बना हुआ है एडजॉर्बेंट तो उस पर पॉइजनस गैस एडजॉर्ब होगा। और अगर एडजॉर्बेंट का सरफेस बना हुआ है किसी मेटल से तो उस पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब का एडजॉर्प्शन होगा। तो नेचर हो गया, उस नेचर के हिसाब से क्या एडजॉर्प्शन होगा वो हम लोग देखते हैं। ओके, जस्ट मिनट। तो अभी हम लोग स्पेसिफिक एरिया के बारे में बोल रहे थे। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एक्चुअली हम लोगों को स्पेसिफिक एरिया देखना है तो हम लोग को यही देखना है, और ये देखना है तो क्या देखेंगे कि मटेरियल जिससे बना हुआ है, मटेरियल with which adsorbent are made, adsorbent are made। कौन सा मटेरियल से बना हुआ है, सिलिका जेल से है, चारकोल पाउडर से है, क्या चीज़ से है ना, कि मेटल का सरफेस बना हुआ है, उस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। लेकिन स्पेसिफिक एरिया डिपेंड करेगा कि वो पाउडर फॉर्म में है कि छोटा छोटा टुकड़ा के फॉर्म में है, बड़ा फॉर्म में है। जिस केस में सरफेस एरिया बढ़ जाए
वो सबसे अच्छा फॉर्म होता है एड्जॉर्प्शन के लिए। तो तीसरा चीज़ ये देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा चीज़ देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी पढ़ने वाले हैं यही एक पढ़ेंगे, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है गैस के एड्जॉर्प्शन में, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो नॉर्मली देखा गया है कि प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन ये हमेशा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे और एड्जॉर्प्शन होता जाएगा, ये संभव नहीं है। एक समय के बाद जो है गड़बड़ा जाता है, उसके बाद ये मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे और एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब हम लोग जरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें दो साइंटिस्ट ने अपना अपना जो है एक थ्योरम दिया है, ठीक है। एक है फ्रेंडलिक थ्योरम है, ठीक है, और दूसरा है लैंगम्यूर। एक फ्रेंडलिक थ्योरम है, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिया है। इसमें दो साइंटिस्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एक है ये है, और दूसरा है लैंगम्यूर, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये दो आइसोथर्म के बारे में बताया गया है जो कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर से रिलेटेड है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये है तो यही पढ़ना है, फ्रेंडलिक्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडलिक्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस को पढ़ेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस का जो स्टडी किए, कौन किए हैं, फ्रेंडलिक ने किए। इसी को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है स्टडी किए तो उसमें इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी को यूज, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को इन्होंने एक्सपायर, है ना, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का इन्होंने फॉर्मूला दिया x/m, ठीक है, जिसमें कि जो x है ये अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है, और m हो गया अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। मतलब क्या हो गया, दोनों ग्राम में ही लेंगे, पर यूनिट मास कितना एड्जॉर्प्शन होगा, x/m का मतलब हो गया पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट कितना एड्जॉर्प्शन हुआ, यानी 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट के ऊपर, 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट के ऊपर कितना एड्जॉर्बेंट जो है चिपक गया, वही हमको बताता है x/m। तो x/m क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है जो चिपका, और m क्या है, मास ऑफ द एडजॉर्बेंट जिसके ऊपर चिपक रहा है। तो मास तो कुछ भी हो सकता है, सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा चिपकेगा। एक ही ग्राम है उसको हम छोटा, सरफेस एरिया कम रहेगा तो कम चिपकेगा। एक ही ग्राम है उसके सरफेस एरिया को पीट के बड़ा कर देंगे, पाउडर बना के बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा उस पर एड्जॉर्प्शन होगा। तो x/m क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। और दूसरा चीज दिया हुआ है
कि प्रेशर लिया, उन्होंने एक ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है, एक ग्राफ को प्लॉट किया। हम वो ग्राफ पढ़ते हैं। एक ग्राफ है, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस प्रेशर लिया गया P, प्रेशर लिया गया, और अलोंग द वाई एक्सिस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लिया गया x/m, ठीक है, क्या लिया गया, x/m लिया गया, ठीक है। x/m लिया गया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अलोंग द y एक्सिस, ठीक है, और अलोंग द x एक्सिस क्या लिया गया है, प्रेशर, ये है प्रेशर, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। और ये जो ग्राफ बनाया गया है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो ग्राफ बनाया गया है ये एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहले जो है सबसे कम प्रेशर, अब देखो यहाँ पर सब लोगों को यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन PS, सैचुरेशन पॉइंट PS है। तो इधर प्रेशर बढ़ रहा है और इधर एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो सबसे पहला है ये ग्राफ है 195 केल्विन के ऊपर, ये ग्राफ जो है 244 केल्विन के ऊपर है, और ये ग्राफ जो है 273 केल्विन के ऊपर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर लिया हुआ। ये जो ग्राफ बनाया गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसीलिए इस ग्राफ को आइसोथर्म बोलते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये ग्राफ को ड्रॉ किया गया। जो कर्व आया है, जो ग्राफ आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और चूंकि फ्रेंडलिक ने बनाया इसलिए इसका नाम है फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया गया, प्रेशर के बीच, प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये जो ग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं, ग्राफ को जरा ध्यान से देखते, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे पहले हम लोग 195 केल्विन पर, सबसे कम टेम्परेचर है 195 केल्विन पर। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन देखो बढ़ते जा रहा है, x/m का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है x/m का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर आने के बाद ये पैरेलल हो गया, यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, यहाँ पैरेलल हो गया। अब यहाँ पर जो है एकदम पैरेलल हो गया, यहाँ पर आके पैरेलल हो गया, यहाँ पर आके पैरेलल हो गया। अब जो है इसके बाद है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं PS, ये पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट हो गया, यानी प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं और एब्जॉर्प्शन x/m का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये वाला प्रेशर आता है PS, ठीक है, इसके बाद ये बराबर, अब इसके आगे हम कितना भी प्रेशर बढ़ाए, अब इसके आगे हम कितना भी प्रेशर बढ़ाए, ये ग्राफ ऐसे सीधा जाएगा। यानी क्या हो गया कि अब जो है एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी सैचुरेशन हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। अब कितना भी आगे प्रेशर बढ़ाएंगे, ये मैक्सिमम प्रेशर है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन यहाँ तक बढ़ा। अब इसके आगे कितना भी प्रेशर बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं होता है। प्रेशर बढ़ाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, जो हो चुका है हो चुका उतना ही रहेगा, उसके आगे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, प्रेशर कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा लेकिन एब्जॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम 244 केल्विन पर अब स्टडी करें, 244 केल्विन पर भी स्टडी किए तो ग्राफ क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, h/m का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर आकर के ये पैरेलल हो गया, यहाँ पर आकर के ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया इसके x एक्सिस के। यानी अब जो है कितना भी प्रेशर बढ़ाएंगे इसके आगे अब एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा,
उसके बाद देखते हैं 273 केल्विन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, 195 से टेम्परेचर बढ़ा है 244 और 244 से 273 टेम्परेचर बढ़ा है। अब 273 पर देखो उस समय भी ट्रेंड वही है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है एब्जॉर्प्शन बढ़ते जाता है और यहाँ आके इस पैरेलल हो गया। अब इसके आगे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा है, प्रेशर चाहे कितना भी क्यों ना बढ़ा। पहला तो ये जो हुआ कि एक समय के बाद, एक प्रेशर के बाद एड्जॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं होता है। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर मतलब सैचुरेटेड हो गया, अब इससे आगे कोई एड्जॉर्प्शन ज़्यादा इससे होने वाला नहीं है, यानी इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों सेम रेट से हो रहा है, इसलिए अब हमको पता नहीं लगेगा कि एड्जॉर्प्शन हो रहा है कि डिसॉर्प्शन हो रहा है, एक लगेगा कुछ हो ही नहीं हो रहा है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम का पोजीशन आ गया। अब इस ग्राफ को स्टडी करने से हमको क्या क्या पता चलता है, ठीक है? तो इसमें से जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग समझ लिए, x/n क्या है, और हम लोग क्या है और कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज किए, पीएस। ये सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं, या इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं, या इसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्रेशर भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम प्रेशर में क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों सेम रेट से होता है, ठीक है ना? ये ऐसा पॉइंट है पीएस जहाँ पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों सेम रेट से हो गया, इसलिए पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली एड्जॉर्प्शन भी होता है, डिसॉर्प्शन भी होता है, लेकिन दोनों सेम रेट से हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। एड्जॉर्प्शन जितना हुआ उतना डिसॉर्प्शन हो गया, तो जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है, कुछ नहीं चेंज पता चलता है, ठीक है? ये सैचुरेशन स्टेट हो गया, सैचुरेशन प्रेशर हो गया, ठीक है? अब जो है इस तरह का जो आइसोथर्म बनता है, इसमें बस एक ही चीज़ याद रखना है कि सिंगल लेयर इसमें होता है। इसमें जो सिंगल लेयर जब चिपकता है ना, उस समय ये आइसोथर्म बनता है। डबल लेयर, ट्रिपल लेयर हो जाएगा तब फिर ये आइसोथर्म नहीं बनेगा। तो हमको सिंगल लेयर वाला ही पढ़ना है, डबल ट्रिपल लेयर वाला भी पढ़ना नहीं। तो ये फेल हो जाता है उस जगह। दूसरा जगह क्या होता है कि जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है जिस गैस का, वो आइडियल होना चाहिए। तो ये जो फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बना है उसके लिए दो कंडीशन है कि वैसा ही उसी एड्जॉर्प्शन को यहाँ हम स्टडी कर सकते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल लेयर का एड्जॉर्प्शन होता है। डबल ट्रिपल लेयर का एड्जॉर्प्शन जहाँ नहीं होता है उसको हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है ना? यहाँ पर सिंगल लेयर एड्जॉर्प्शन जब होगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरा चीज़ है कि जो गैस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसका बिहेवियर आइडियल होना चाहिए। नॉन आइडियल बिहेवियर अगर है तो उस गैस के एड्जॉर्प्शन को हम फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के थ्रू नहीं पढ़ सकते, ठीक है? तो ये दो कंडीशन है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है? तो इसका कंडीशन क्या हो गया इस तरह के एड्जॉर्प्शन के लिए? कंडीशन क्या है कि सिंगल लेयर एड्जॉर्प्शन होना चाहिए। सिंगल लेयर एड्जॉर्प्शन पर ही एप्लीकेबल है, उसी में करेक्ट रिजल्ट होता है ये ग्राफ। दूसरा क्या होना चाहिए? आइडियल गैस होना चाहिए, आइडियल गैस, ठीक है ना? मतलब जो गैस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें आइडियल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, अब जो ऑब्जर्व करेंगे लो प्रेशर पर, अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या इस ग्राफ से हमको मिल रहा है, ठीक है? इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला। और अब हम लोग सबसे पहले जो ऑब्जर्व करेंगे इस ग्राफ को एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, है ना? लो प्रेशर कहाँ है? ये एरिया लो प्रेशर का एरिया, ये एरिया जो है लो प्रेशर का। यहाँ पर ग्राफ क्या होता है? देखो एकदम सीधा होता है, ये सीधा होता है ना? ये जो है ग्राफ
ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना, ये कैसा है, सीधा भाग रहा है, लगभग स्ट्रेट लग रहा है, स्लांटिंग है लेकिन स्ट्रेट लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, स्ट्रेट एंड स्लोपिंग है। ये कैसा है, स्ट्रेट, यहाँ पर कैसा लगता है, लो प्रेशर यहीं तक में होगा, यहाँ तक ये कैसा लग रहा है, एकदम सीधा लग रहा है, ये सीधा होगा, है ना। ग्राफ कैसा है, लो प्रेशर पर ग्राफ जो है स्ट्रेट है, ठीक है। और क्या है, स्लोपिंग, स्लोपिंग मतलब ऐसे जा रहा है, तिरछा, स्लोपिंग है और स्ट्रेट है, ठीक है। स्लोपिंग और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। तो स्लोपिंग का मतलब क्या हो गया कि x/m जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, मतलब P⁻1 होगा डायरेक्टली मतलब अभी लो प्रेशर पर तो ये सीधा ग्राफ जा रहा है, सीधा ग्राफ तभी जाता है जब ये और ये दोनों का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन होता है। पहले भी पढ़ चुके हो, फिजिक्स में भी बहुत बार पढ़ चुके हो कि जब डायरेक्ट रिलेशन होता है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो पैरामीटर है उसके बीच में डायरेक्ट वेरिएशन होता है, तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आता है, तिरछा आता है और स्ट्रेट लाइन आता है। तो लो प्रेशर के ऊपर ये क्या है, तिरछा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन भी दिख रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P⁻1, ठीक है। इसको हम लोग इम्प्रूव कर देंगे, x/m इक्वल टू k P⁻1, ये एक इक्वेशन हो गया हमारा। लो प्रेशर पर तीनों केस में देखो, इसमें भी देखो, 244 पर भी देखो, ये सीधा जा रहा है लो प्रेशर पर, और स्लांटिंग भी है, तिरछा भी है और सीधा भी है। 273 पर भी देखो, ये क्या है, सीधा जा रहा है, यहाँ तक सीधा जा रहा है, स्लांटिंग भी है और सीधा भी है। तो लो प्रेशर के ऊपर ग्राफ जो है स्ट्रेट है, सीधा जा रहा है, और स्लोपिंग है मतलब स्लांटिंग है। तो ऐसा तो तभी संभव है जब इसके और इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो हम लिख सकते हैं x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P⁻1, तभी तो होगा डायरेक्ट रिलेशन। अब दूसरा बात करते हैं, एट हाई प्रेशर या एट सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। एट हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर का मतलब क्या हो गया, प्रेशर बियॉन्ड द सैचुरेशन पॉइंट। हाई प्रेशर का मतलब प्रेशर बियॉन्ड सैचुरेशन, यही है सैचुरेशन पॉइंट ना। इसके आगे का प्रेशर के बारे में बात, तो इसके आगे क्या हो रहा है कि प्रेशर चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, जब हाई प्रेशर हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन में कोई चेंज होता ही नहीं, एब्जॉर्प्शन में कोई चेंज होता ही नहीं, एकदम सीधा है, ये भी ऐसे सीधा है, ये भी ऐसे सीधा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है लेकिन एब्जॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी एब्जॉर्प्शन जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से। ये प्रेशर चाहे कितना भी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन में कोई चेंज आएगा ही नहीं। मतलब क्या हो गया कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर से। अब प्रेशर से उसको कोई लेना देना ही नहीं है हाई प्रेशर के। तो हाई प्रेशर के ऊपर जो है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P⁻0। P⁻0 मतलब हो गया 1, प्रेशर ही नहीं है। P⁻0 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, नंबर हो गया, मतलब ये एकदम x/m जो है 1 रह गया, 1 के 1 आगे बढ़ते थे, x/m 1 हो गया, मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया। अब ये चेंज होगा ही नहीं, बढ़ते जा रहा है। तो हाई प्रेशर के ऊपर x/m क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 हो जाता है, ठीक है। तो x/m इक्वल टू KP0 हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। K यहाँ पर कांस्टेंट है, K यहाँ पर क्या है,
कांस्टेंट है, याद रखना है। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि के क्या है। के क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस मिडिल में मॉडरेट प्रेशर के ऊपर देखते हैं। एट द इंटरमीडिएट प्रेशर, एट द इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट प्रेशर कौन हो गया? यहां तक हो गया लो प्रेशर, यहां तक हो गया हमारा लो प्रेशर, ये एरिया हमारा हो गया लो प्रेशर, है ना। ये हो गया लो प्रेशर वाला एरिया, ये हो गया हाई प्रेशर वाला एरिया। अब ये जो बीच का एरिया आया, ये यहां से ये जो बीच का एरिया आया, ये हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इंटरमीडिएट प्रेशर में क्या होता है? वेरिएशन कैसा होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। P का जो वेरिएशन होगा उसका पावर क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद P का वैल्यू P के ऊपर पावर 0 हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक P के ऊपर पावर 1 रहता है। तो वेरिएशन तो प्रेशर के साथ ही होगा, लेकिन जो प्रेशर के ऊपर जो पावर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि ये बीच का काम है। ये तो बीच का वेरिएशन देख रहा है ना। इधर लेफ्ट साइड में P के ऊपर पावर क्या है? 1 है, यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे P के पावर कितना है? 0 है। तो जो बीच का एरिया बचा है उसमें P के ऊपर क्या पावर होना चाहिए? 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x/m is directly proportional to the P to the power 1/n। 1/n लिख दिया, मतलब क्या होगा? Where n is greater than, अगर इस n का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा तो हमेशा ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो 1/n का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा अगर n का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को 3 इक्वेशन मिल गया। ठीक है, 3 इक्वेशन मिल गया। पहला केस है लो प्रेशर के ऊपर, इक्वेशन हमारा x/n = kP टू पावर 1 हुआ। हाई प्रेशर के ऊपर x/n = kP टू पावर 0 हुआ। और बीच का केस हुआ इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए इक्वेशन मिला x/m = kP टू द पावर 1/। ठीक है, ये इक्वेशन मिला। ठीक है, इसको हम लोग तीसरा मानते हैं। अब देखते हैं कि ये जो रिलेशन दिया हुआ वो करेक्ट है कि नहीं। ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये करेक्ट है कि नहीं। और दूसरे वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, n का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इससे। वो भी हम लोग करेंगे अभी क्या, ग्राफिकल मेथड का अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, उसी से निकलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग x/m हो जाएगा और इधर हो जाएगा लॉग k p टू द पावर 1/n। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लिए। ये हो गया लॉग x/m
फिर ये हो जाएगा log k प्लस log p टू द 1/n। ठीक है, ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है, उसको मैथमेटिक्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो लॉग का मैथमेटिक्स पहले भी बता चुके हैं, उसको समझ लेना है। अब p टू पावर 1/n है, लॉग है कि ये पावर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, हम उसको लिख रहे हैं 1/n log। ठीक है, और इसको हम उधर लिख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है log। अब ये जो रिलेशनशिप आ गया, इसको हम कंपैरिजन करेंगे y इक्वल टू mx प्लस, है ना, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। ये जो y इक्वल टू mx प्लस c है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए अगर ग्राफ हम बनाते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और ये भी देखो उसी फॉर्मेट में, y की जगह log x/n में, ठीक है, m के जगह 1/n है, x के जगह log p है और c की जगह log p है। तो हमको क्या करना है, इसी से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये ग्राफ बनाएंगे, ये अलॉन्ग द x एक्सिस, ये हो गया अलॉन्ग द y एक्सिस। अलॉन्ग y एक्सिस पर हम लोग क्या लेंगे, log x/n, y एक्सिस पर लेंगे log x/n, x एक्सिस पर क्या लेंगे, log p, log x/n, इधर log p और log x/n के ऊपर हम लेंगे। ये c क्या है, इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ग्राफ जब बनेगा तो ये ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने से हम समझ जाते हैं, ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जिसको c से डिनोट करते हैं। यहाँ ये क्या है, log। ठीक है, तो हमको log k का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डेटा देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये m क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप होता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं एक अपनी कंफ्यूजन में। और m की जगह क्या है, 1/n, यानी अगर हम स्लोप निकाल लें, इसका स्लोप निकाल लेंगे तो 1/n का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो साथ वैल्यू मिल गया हमको। तो log x/n और log p के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशनशिप दिया हुआ है, जो फ्रेंडलिक ने रिलेशनशिप दिया है, वो सही है, क्योंकि ये इक्वेशन का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और इस इक्वेशन का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, दोनों एक ही फॉर्मेट में। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशनशिप हमको बताया गया, पढ़ाया गया, ये करेक्ट है। दूसरा एडवांटेज क्या है इस रिलेशनशिप से, कि ग्राफिकल मेथड से हम आसानी से इस n के वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली बहुत डिफिकल्ट होगा, थियोरेटिकली बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन ग्राफिकली हम क्या है, ग्राफ को हम प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ को प्लॉट करने के बाद ये हम स्लोप को डिटरमाइन कर लेंगे, स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे, नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो स्लोप मेजर करेंगे, स्लोप के बराबर ही तो 1/n है ना, यही ना m है स्लोप इन ग्रेडियंट, है ना। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस इक्वेशन को प्रूव भी कर लिए और इस इक्वेशन से n का वैल्यू भी पता कर लिए और बाकी वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, जस्ट तो हम लोग पढ़े इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम लोगों को पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या होगा, पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो पढ़ लिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन घटेगा,
जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है, क्या होता है एडजॉर्प्शन, और इधर क्या है डिसॉर्प्शन। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डिसॉर्प्शन बढ़ेगा। क्योंकि जब एडजॉर्प्शन होता है तो हीट एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज होता है तो डिसॉर्प्शन हो गया। ये एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन होगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगा। और जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो डिसॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, पहले से ही देख चुके हैं, पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सरफेस के ऊपर जो एडजॉर्प्शन होता है वो एडजॉर्प्शन बढ़ते रहता है जब तक कि टेम्परेचर को हम लोग लो रखते हैं। टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो एडजॉर्प्शन के बजाय डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, एडजॉर्प्शन का उल्टा अलग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो छठा पॉइंट है जो कि एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करता है वो एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन का मतलब क्या हो गया? एक्टिवेशन का मतलब हुआ कि किसी भी एडजॉर्बेंट का जो है एडजॉर्बिंग पावर को बढ़ाना है। एडजॉर्बिंग पावर मतलब क्या होगा कि सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, रफ सरफेस एरिया बना देंगे, पाउडर्ड फॉर्म में ले आएंगे दोनों ही केस में, और पोर्स बना देंगे, तो ये सारा केस में क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेटेड हो गया, है ना। बहुत सारा चीज़ मिलता है, क्रीम वगैरह, उसमें लिखा रहता है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या हो गया कि ऐसा चारकोल पाउडर है जिसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया है। सरफेस एरिया को बढ़ा देने से क्या होता है, उसका एडजॉर्प्शन पावर बढ़ जाता है ना। तो एक्टिवेशन का मतलब कुछ नहीं है, एक्टिवेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, मतलब इंक्रीजिंग द एडजॉर्प्शन पावर, एडजॉर्बिंग पावर ऑफ द एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हम एक्टिवेटेड बनाएंगे उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो ये सारा फैक्टर्स जो होता है वो सब जो है मिल करके, ये 6 तरह का फैक्टर हम बताए, ये 6 तरह का फैक्टर मिल करके ये डिसाइड करता है कि एडजॉर्प्शन कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कितना परसेंटेज में एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है, ये सारे चीज़। तो सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब हुआ कि इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब हुआ इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एक्टिवेशन होगा। तो एक्टिवेशन का मीनिंग ही समझना है कि यहाँ पर सरफेस एरिया को बढ़ाया जा रहा है, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सब तो हो गया कि फैक्टर, 6 तरह का फैक्टर पड़े जो डिसाइड करेगा कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना होगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो गैस के केस में होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है, इसलिए हम उसको डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिटेल में पढ़ना है गैस के केस में। बाकी सारा फैक्टर्स तो नॉर्मल है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। गैस के केस में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के लिए वो होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसको हम लोग इतना डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक पढ़ लिए। अब इसमें एक थोड़ा सा एक नया टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ तो चुके हैं लेकिन वहाँ पर वो टर्म का यूज नहीं किया, ठीक है। इसको एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे अभी, कॉम्पीटिंग, ठीक है, ठीक है, कॉम्पीटिंग एडजॉर्प्शन, कॉम्पीटिंग एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, है क्या ये कॉम्पीटिंग एडजॉर्प्शन, ठीक है, क्या है एक कॉम्पीटिंग एडजॉर्प्शन है, ठीक है। कॉम्पीटिंग एडजॉर्प्शन भी तो एडजॉर्प्शन ही है, तो फिर क्या इसमें पढ़ना है,
कॉम्पीटिंग का मतलब क्या होता है कि सेम सरफेस के ऊपर एक सेम सरफेस मतलब सेम एडजॉर्बेंट सरफेस के ऊपर, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एक से ज़्यादा एडजॉर्बेंट आ जाए तो किसका एडजॉर्प्शन होगा, ये तो कंपटीशन होगा। जैसे एयर है, एयर में तो बहुत सारा गैस है, जैसे हम लोग बताए थे गैस मास्क जो बनता है, गैस मास्क में चारकोल पाउडर रहता है, तो वहाँ कंपटीशन होता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, अमोनिया गैस भी है, मीथेन गैस है, तो अब कौन सा गैस एडजॉर्ब होगा, तो चारकोल पाउडर रहेगा तो वहाँ पर किसको एडजॉर्प्शन आएगा, तो सब एडजॉर्प्शन के लिए उस सरफेस के ऊपर, लेकिन सारे का एडजॉर्प्शन नहीं होगा। इसमें जो हाईली लिक्विफाइबल गैस है वो जो है चारकोल पाउडर के ऊपर एडजॉर्ब हो गया, तो कंपटीशन कौन जीता है यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर में। जब हम खदान में चले जाते हैं, खान में चले जाते हैं, ज़मीन के नीचे माइनिंग करने के लिए, खुदाई करने के लिए, तो वहाँ पर सब तरह का गैस है ना, पॉइजनस भी है, नॉन पॉइजनस भी है। तो वो जो मास्क लगाते हैं तो उस मास्क में जो एडजॉर्प्शन होता है वो सिर्फ पॉइजनस गैसेस का होता है, नॉन पॉइजनस गैसेस का एडजॉर्प्शन नहीं होता। तो ये प्रेफरेंस हुआ कि नहीं, ये प्रेफरेंस हुआ कि नहीं, तो कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन हुआ कि नहीं। वहाँ पर पॉइजनस गैस भी है, नॉन पॉइजनस गैस भी है, लेकिन वहाँ पर नॉन पॉइजनस गैस उस गैस मास्क में जो चारकोल पाउडर है उस पर नहीं चिपकेगा, जबकि पॉइजनस गैस जो है उस चारकोल पाउडर पे जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो वो सब चिपक जाएगा, जितना पॉइजनस गैस है चिपक जाएगा चारकोल पाउडर के ऊपर, और उसके बाद हम जो ब्रीथ कर लेंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब वो चला जाएगा लंग्स में, कोई दिक्कत नहीं, और पॉइजनस गैस उस मास्क में ही लगा रह जाएगा। और फिर जब ब्रीथ आउट करेंगे तो अंदर से गर्म हवा आएगा, अंदर से गर्म हवा आएगा, तो जो चारकोल पाउडर के ऊपर जो चिपका हुआ है पॉइजनस गैस वो अलग होकर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब अंदर से गर्म हवा आया तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ता है तो डिसऑप्शन होता है, इसलिए उसके ऊपर जितना भी चिपका हुआ था पॉइजनस गैस वो अलग हो गया। तो ये एडवांटेज है कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन का। तो कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन का मतलब हुआ कि एक ही सरफेस के ऊपर एक से ज़्यादा मटेरियल एडजॉर्ब करने के लिए पहुंचा, लेकिन सब एडजॉर्ब नहीं होगा, उसमें कुछ एडजॉर्ब होगा कुछ नहीं होगा। तो जैसे हमने चारकोल पाउडर का एग्जाम्पल लिया, चारकोल पाउडर के ऊपर पॉइजनस गैस एडजॉर्ब होगा, नॉन पॉइजनस गैस एडजॉर्ब नहीं होगा, जबकि इस एटमॉस्फेयर में दोनों गैस है। तो हमको पॉइजनस गैस से बचने के लिए वो मास्क बनाते हैं चारकोल पाउडर वाला, ताकि पॉइजनस गैस उस पर चिपक जाए, नॉन पॉइजनस तो नहीं चिपकेगा, उसको हम ब्रीदिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। इसके अलावा और भी है, अगर कहीं पर ज़रूरत है कि हमको मॉइस्चर नहीं चाहिए, तो ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है इसमें तो मॉइस्चर रहता ही है, बिना मॉइस्चर के एटमॉस्फेरिक गैसेस नहीं है। तो घर में जब हम अप्लायंसेज लाते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस और भी अप्लायंसेज, तो उसमें छोटा छोटा पोटली पड़ा रहता है, वो सिलिका जेल का रहता है। वो क्यों डाल दिया? क्योंकि सिलिका जेल जो है किसी भी गैस को एडजॉर्ब नहीं करेगा मॉइस्चर छोड़कर। मॉइस्चर भी तो एक गैस है ना, वाटर वेपर है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन सिलिका जेल के ऊपर जो वो पोटली डाला गया है सिलिका जेल, सारा गैस उसके कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेयर का, लेकिन उसके ऊपर चिपकेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर चिपकेगा, बाकी गैस नहीं चिपकेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन हुआ कि नहीं? कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है वाटर वेपर और बाकी का, जिसमें वाटर वेपर जीत गया इस कंपटीशन में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि किसी का एडजॉर्प्शन कोई ज़्यादा जल्दी एडजॉर्ब करता है, कोई गैस कम एडजॉर्ब करता है। तो यहाँ कंपटीशन हो गया, जिसका एडजॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगा वो एडजॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि एडजॉर्बेंट का क्या नेचर है, एडजॉर्बेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड किया। सिलिका जेल है तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी किसी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। चारकोल पाउडर है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अच्छा, और एक भी चीज़ चारकोल पाउडर के केस में ध्यान रखना है, चारकोल पाउडर रहे चाहे दुनिया का कोई भी कुछ भी रहे, सब के ऊपर ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब ऑटोमेटिकली चिपका हुआ रहता है, रखा उस पर चिपक जाता है। तो जब हम लोग यूज करेंगे तो सरफेस पर पड़ा हुआ है वो, तो उसका क्या होगा?
तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जब कुछ भी नहीं चिपक रहा है उसके ऊपर, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उस पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का चिपकना आम बात है, हाइड्रोजन का चिपकना आम बात है, चिपक जाएगा। लेकिन जब हम उसको यूज करेंगे चारकोल पाउडर को, और जैसे ही पॉइजनस गैस आएगा तो ये सब वो जगह खाली कर देगा, पॉइजनस गैस चिपक जाएगा। पॉइजनस गैस वहाँ पर आएगा और ये सारे को भगा देगा। जो नॉन लिक्विफाइबल गैस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये चिपका हुआ रहेगा, ये भाग जाएगा वहाँ से, छोड़ देगा जगह, और उस जगह पर ये सारा पॉइजनस गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसी तरह से सिलिका जेल, सिलिका जेल का भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन चिपका हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर आता है ये सारा जगह खाली छोड़ के भाग जाता है और उसके ऊपर मॉइस्चर चिपक जाता है। तो ये हुआ हमारा कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन, कि डिफरेंट एडजॉर्बेट के बीच में कंपटीशन हो जाता है कि किसका एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। तो जिसका एडजॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगा, जिसका स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी रहेगा, वही उसके ऊपर एडजॉर्ब करेगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पीटिंग एडजॉर्प्शन। इसके बारे में हम कुछ थ्योरी लिख ले रहे हैं, समझा ही दिए, समझ गए होगे, तो आप जो है अपने से लिख लोगे, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है पहले से जो एडजॉर्ब रहेगा उसको डिस्प्लेस कर देगा दूसरा, दूसरा जो आ रहा है एडजॉर्बेट, उसका पावर ज़्यादा है एडजॉर्ब होने का, इसीलिए जो ऑलरेडी एडजॉर्ब है उसको हटा करके वो एडजॉर्ब, ठीक है, क्लियर? ओके।